हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे 12 अगस्त के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक म्यूजियम के बारे में जो कि है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। कहाँ पर बनाया जा रहा है इसके बारे में जानेंगे और किन लोगों को डेडिकेट किया जा रहा है उनके बारे में पढ़ेंगे। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे जो एक ट्राइबल लीडर थे। रानी गाइडिंग नीलू के बारे में पढ़ेंगे। श्री अल्लूरी सीता राम राजू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट प्राइवेट अपर स्टेज रॉकेट इंजन किसने लॉन्च किया है, कौन सी प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया और नाम क्या है इसका, उसके बारे में जानेंगे और इसकी कुछ खासियत क्या है वो जानेंगे। उसके बाद हाल ही में अंडमान एंड निकोबार को सबमरीन केबल कनेक्टिविटी दी गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक ओस्लो पीस अकॉर्ड के बारे में। आखिर में जानेंगे ह्यूमन एटीएम के बारे में। बेलारूस के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा और स्पुतनिक 5 के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है और कहां पर बनाई गई है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं ट्राइबल फ्रीडम म्यूजियम के साथ। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कौन बना रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितने बना रही है? 9 ऐसे म्यूजियम बनाएगी टोटल और 2022 तक कंप्लीट कर देगी। ये म्यूजियम बनकर 2022 तक कंप्लीट हो जाएंगे। डेडिकेट किसे किए गए हैं? फ्रीडम फाइटर्स ऑफ ट्राइबल क्लैंस। तो इनको डेडिकेट किए जाएंगे, जो ट्राइबल लोग थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनको डेडिकेट किए जा रहे हैं ये म्यूजियम। जो 9 म्यूजियम है उनमें से 2 आर नियरली कंप्लीशन, मतलब 2 लगभग बन चुके हैं और जो रेस्ट 7 बजे है उनका काम चल रहा है। 2022 तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। हाइलाइट्स, मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि जो ये 9 बन रहे हैं म्यूजियम, इनमें से लार्जेस्ट कहां पर है? वो है राजपीपला। राजपीपला जगह है गुजरात में, सबसे बड़ा ये होगा। 9 म्यूजियम में से सबसे बड़ा राजपीपला में बन रहा है गुजरात में, जो कि 102.55 करोड़ की लागत से बनेगा। और जो बाकी की 8 म्यूजियम है वो कहां बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले रांची कहां है? झारखंड में। उसके बाद रायपुर कहां है? छत्तीसगढ़ में। फिर है लंबा सिंगी, ये है आंध्र प्रदेश में। फिर कोचीकोडे, जहां पर अभी प्लेन क्रैश हुआ था, जिसके बारे में टेबल टॉप एयरपोर्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, वो है केरला में। उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना में। छिंदवाड़ा जगह है मध्य प्रदेश में, वहां बनेगा। सेनापति जगह है मणिपुर में और केलसी मिजोरम में। तो इन 8 और ये ऊपर वाली राजपीपला होगी 9, इन 9 जगहों पर ये म्यूजियम बन रहे हैं। म्यूजियम में होगा क्या? 3D और 7D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन भी होंगे म्यूजियम में और ऑगमेंटेड रियलिटी होगी वहां पर। जो डिजाइन है म्यूजियम का वो कहां से इंस्पायर्ड है? वो है मानव संग्रहालय म्यूजियम है भोपाल में। ये भी याद रखना आपने, मानव संग्रहालय म्यूजियम है भोपाल में। और विरासत ए खालसा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये म्यूजियम है पंजाब में। यहाँ पंजाब की सारी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, पंजाब के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर आप कभी पंजाब आए तो इसे जरूर विजिट कीजिएगा। अब पढ़ते हैं रानी गाइडिनीलू। अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग हो जाए तो माफ कर देना हमें। रानी गाइडिनीलू जो कहां की रानी है? मणिपुर। तो जो मणिपुर में म्यूजियम बनेगा वो डेडिकेट किया जाएगा रानी गाइडिनीलू को। और दिस म्यूजियम विल बी सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव आफ्टर गुजरात। तो सबसे बड़ा मैंने आपको अभी बताया राजपीपला एक जगह है गुजरात में, वहां बनेगा। जो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव है वो है मणिपुर में बनेगा। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, रानी जी के बारे में।
तो इन्होंने ज्वाइन कौन सा मूवमेंट किया था, वो है हिराका मूवमेंट। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, हिराका मूवमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए रानी का। और हिराका मूवमेंट कहां पर हुआ, वो हुआ मणिपुर में, ये भी याद रखना है। तो 13 साल की उम्र में इन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था और बाद में ये पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया था मणिपुर और नागा में, एरिया ऑफ नागा, जो नागालैंड साइड में। शी वॉज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ गोडेस चेरा चामडिनेलू। तो इस देवी का इन्हें अवतार माना जाता था, चेरा चामडिनेलू, तो याद रखना आपने ये भी। और जो हिराका मूवमेंट है वो स्टार्ट किया था इनके कजन ने, हाइपो जादोनांग। तो जो इनके कजन थे उन्होंने स्टार्ट किया था हिराका मूवमेंट। और जो रानी थी उन्होंने एट द एज ऑफ 13 इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, याद रखना है। और जो म्यूजियम है उसकी लोकेशन कहां है, सेनापति एक जगह है, कहां पर, मणिपुर में। तो ये आपको याद रखना है इस म्यूजियम के बारे में, सेनापति मणिपुर में जो म्यूजियम है वो किसे डेडिकेट किया जा रहा है। और हिराका मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल ट्राइबल लीडर्स इज बिरसा मुंडा। इनके बारे में पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। बिरसा मुंडा कहां से बिलोंग करते हैं, झारखंड से। तो जो झारखंड में रांची में म्यूजियम बन रहा है वो इन्हें डेडिकेट किया जाएगा, बिरसा मुंडा को। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे बिरसा मुंडा और मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते थे। किसे बिलोंग करते थे, मुंडा ट्राइब को। और इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम में इन्हें प्लेस मिला है, मतलब जो इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम है वहां पर इनकी तस्वीर लगाई गई है, इनके बारे में वहां बताया गया है। और ही इज द ओनली ट्राइबल लीडर टू हैव बीन सो ऑनर्ड। तो ये इकलौते ऐसे ट्राइबल लीडर है जिन्हें इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम में जगह मिली है, तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आज भी लोग इन्हें याद करते हैं, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश और झारखंड में तो करते ही है। इन्होंने प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट किया था, वो था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसमें फॉरेस्ट एक्ट में लिखा गया था जो ओनरशिप थी वेस्ट लैंड की इन विलेज वर वेस्टेड इन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ओनरशिप दे दी गई थी जो वेस्ट लैंड थी विलेज में, तो उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। बिरसा मुंडा में झारखंड से बिलोंग करता है, याद रखिएगा। श्री अलूरी सीताराम राजू, तो जो आंध्र प्रदेश में म्यूजियम बन रहा है वो इन्हें डेडिकेट किया गया है, श्री अलूरी सीताराम राजू। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रामपा रेबेलियन 1922 में इन्होंने लीड किया था इस रेबेलियन को। रामपा रेबेलियन के बारे में सीधा आपसे पूछ सकते हैं किसने लीड किया था और कहां पर यह हुआ था। तो इस गोदावरी के पास जो रीजन है मद्रास प्रेसिडेंसी में, वहां पर ये चला था रामपा रेबेलियन। और लीड किसने किया था, श्री अलूरी सीताराम राजू। उन्होंने भी बिरसा मुंडा की तरह फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट ही लड़े थे, बट इनका जो मेन पॉइंट था जिसके अगेंस्ट लड़ रहे थे वो था रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द एक्ट ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल इन फॉरेस्ट। तो जो एक्ट था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था फ्री मूवमेंट को, लोगों को जंगल में जाने को मना कर दिया था वहां पर। तो इससे क्या हुआ, दिस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर ट्रेडिशनल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो पहले क्या करते थे लोग, जो ट्राइबल पीपल थे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, मतलब एक जगह पर उन्होंने फसल उगा ली एक सीजन में, फिर वहां पर 1 या 2 सीजन में वहां फसल उगा लेते थे, फिर वो किसी दूसरी जगह चले जाते थे, वहां पर फसलें उगाते थे। ऐसे ही वो साइकिल चलता रहता था, फिर वो वापस आ जाते थे पहले वाली जगह पर, फिर दूसरी जगह जाते थे। इसे शिफ्टिंग कल्चर कहते थे। तो याद रखना है आपको, रामपा रेबेलियन याद रखना है, मेनली 1922 में हुआ था। श्री अलूरी सीता राम राजू ने लीड किया था इसे। और जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में जो म्यूजियम बन रहा है वो डेडिकेट किया जा रहा है इन 3 लोगों को, तांता भील, भीमा नायक
खाजिया नायक। तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना है यहां से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। भीमा नायक के बारे में याद रखना है। अभी एक 2017 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक परियोजना भी लॉन्च की थी शहीद भीमा नायक परियोजना के नाम से, तो इनके बारे में पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया टेस्ट फायर फर्स्ट प्राइवेट अपर स्टेज रॉकेट इंजन। तो पहला प्राइवेट अपर स्टेज रॉकेट इंजन टेस्ट किया गया है। किसने बनाया? सबसे पहले एरोस्पेस स्टार्टअप है एक, स्काई रूट एरोस्पेस नाम है, स्काई रूट एरोस्पेस नाम है। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट अपर स्टेज रॉकेट इंजन लॉन्च किया है। और ये बना कैसे है? 3D प्रिंटेड है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से ये बनाया गया है ये रॉकेट इंजन। और नेम क्या रखा गया है, किसके नाम के पीछे रखा गया है? वाज नेम्ड आफ्टर नोबेल लोरेट सर सीवी रमन। इनके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट अपर स्टेज रॉकेट इंजन। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, द रॉकेट हैज फ्यूअर मूविंग पार्ट एंड वेट हाफ ऑफ कन्वेंशनल रॉकेट इंजन। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम कन्वेंशनल इंजन बनाते हैं उनसे हाफ वे किया है जो इन्होंने रॉकेट बनाया है। तो जितना भार कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। एंड इज कैपेबल ऑफ मल्टीपल रिस्टार्ट्स एंड आल्सो इट इज कैपेबल ऑफ इंसर्टिंग वेरियस सैटेलाइट्स इनटू मल्टीपल ऑर्बिट्स इन अ सिंगल मिशन। मैंने आपको बताया था ऑर्बिट्स के बारे में, लो ऑर्बिट होती है, मीडियम ऑर्बिट, हाई ऑर्बिट। तो जो ये रॉकेट बनाया है वो सिंगल मिशन में डिफरेंट ऑर्बिट्स में सैटेलाइट छोड़ सकता है। स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में। और बैग किसने किया है फर्म को, मतलब फंडिंग किसने की है? क्यूफिट के फाउंडर है मुकेश बंसल एंड अंकित नागौरी, उन्होंने फंड किया है इसे। द स्काई रूट एरोस्पेस वाज फाउंडेड बाय, फाउंड किसने किया, बनाया किसने है? वो फॉर्मर साइंटिस्ट थे इसरो के, उन्होंने ये स्काई रूट एरोस्पेस चालू किया है। और क्या पता होना चाहिए, वो है टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड लीड टाइम रिड्यूस्ड बाय 80%, ओवरऑल मास रिड्यूस्ड बाय 50%। तो मास भी घट रहा है और टाइम भी कम लग रहा है, अच्छी बात है हमारे लिए। एरोस्पेस स्टार्टअप्स इन इंडिया, तो ये देखिए स्काई रूट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। बेलाट्रिक्स और अग्निकुल ये उसके भाई लोग हैं कुछ, ये भी सेम लाइन में है, एरोस्पेस स्टार्टअप में है। आने वाले दिनों में हो सकता है ये भी कुछ ऐसा लॉन्च करे, कुछ इंजन ऐसा, रॉकेट ऐसा जो स्पेस में जाए वो लॉन्च करे। तो इनके बाद नाम याद रखने सिर्फ इनको आपको। प्राइवेट सेक्टर इन इसरो, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को अच्छे से पढ़ेंगे। इन जून 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ मेजर रिफॉर्म इन स्पेस सेक्टर बाय ओपनिंग डोर टू प्राइवेट सेक्टर। पहले क्या था, पहले प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता था स्पेस सेक्टर में, बट 2020 में क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बोल दिया कि आप भी आ सकते हो, आप भी बना सकते हो रॉकेट्स। तो उसके बाद ही स्काई रूट, अग्निकुल और बेलाट्रिक्स जैसे स्टार्टअप चालू हुए, इन्होंने अपना काम चालू किया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, वो है इन स्पेस। इन स्पेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। क्रिएटेड, क्यों क्रिएट किया गया? टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज टू यूज इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्राइवेट कंपनीज की मदद करने के लिए स्पेशली बनाया गया है इन स्पेस। अब कुछ दिनों पहले अंडमान और निकोबार को सबमरीन केबल से कनेक्ट किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल लॉन्च की है पीएम मोदी ने, जो कनेक्ट कर रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को मेनलैंड से। मेनलैंड क्या है? जो इंडिया है हमारा, जो स्टेट्स है इंडिया की, मेन लैंड है, उससे कनेक्ट कर रहा है अंडमान एंड निकोबार को। कहां से कनेक्ट कर रहा है वो पता होना चाहिए। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए सीधी, देखिए यहाँ चेन्नई है हमारा, यहाँ चेन्नई है, तो यहां से सीधी
बिछेगी। इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर के पास कनेक्ट होगी और वहां से फिर लिटिल अंडमान और स्वराज आइलैंड के लिए वहां से कनेक्टिविटी दी जाएगी। और होगा क्या, इससे बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो इंटरनेट फैसिलिटी अंडमान एंड निकोबार में इंप्रूव होगी, और उससे देखिए उससे कई सारी और बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहले तो इनेबल एंडलेस अपॉर्चुनिटी इन आइलैंड, तो अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली बढ़ेगी लोगों के पास अंडमान एंड निकोबार में। टूरिज्म सेक्टर भी बूस्ट होगा। प्रोवाइड मॉडर्न फैसिलिटी टू एवरी सिटीजन एंड एवरी सेक्टर, जब इंटरनेट अच्छा चलेगा तो अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी। ईज ऑफ लिविंग होगा, स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी होगी, चीपर एंड बेटर कनेक्टिविटी होगी। और डिजिटल इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, तो ये भी एक स्टेप है डिजिटल इंडिया के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन अच्छे से मिल पाएगी, टेली मेडिसिन, बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन ट्रेडिंग, बूस्टिंग टूरिज्म भी बूस्ट होगा इससे। तो ये सारा बेनिफिट्स है ऑप्टिकल फाइबर केबल के जो कनेक्ट किया है हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। ओस्लो पीस अकॉर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो किन दो गुटों के बीच में ये अकॉर्ड है, वो है पैलेस्टीनियंस एंड इजराइल के बीच में। तो मैंने आपको इजराइल का जब मैप बताया था, वहां जॉर्डन भी दिखाया था, तो जॉर्डन और इजराइल के बीच एक एरिया था, उसे कहते हैं वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक, तो जो ओस्लो पीस अकॉर्ड है 1990 में साइन हुआ था, गेव पैलेस्टीनियंस सेल्फ रूल इन पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक। तो याद रखना है कि पैलेस्टीनियंस को सेल्फ रूल करने का मौका दिया ओस्लो पीस अकॉर्ड ने वेस्ट बैंक में। 1990 में साइन हुआ, ये याद रखना। दो है, ओस्लो 1 है और ओस्लो 2 है। ओस्लो 1 फॉर्मली नोन एज डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, ये भी याद रखना है। ओस्लो 1 को हम डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। established a timetable for Middle East peace process. It planned an interim Palestinian government in Gaza and Jericho in West Bank. Oslo 2 officially called the Israeli-Palestine interim agreement on West Bank and Gaza. Oslo 2 में क्या हुआ था? Oslo 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Provision for complete withdrawal of Israeli troops, तो जो इजरायली ट्रूप्स थे वहां पर, इजराइल की मिलिट्री थी वेस्ट बैंक में, उनको विड्रॉ कर दिया गया 6 वेस्ट बैंक की सिटी से और 450 टाउन से। और टाइम टेबल डिसाइड किया गया पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इलेक्शन कब होंगे उसका टाइम टेबल डिसाइड किया गया। जो ओरिजिनल पैक्ट था वो सिर्फ 5 सालों के लिए किया गया था, बट इसे क्या धीरे धीरे अमेंड करते गए और मोर देन 2 डेकेड्स, 2 दशक बीत चुके हैं, आगे अभी तक बढ़ा रखा है इसे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जेरूसलेम, द क्वेश्चन ऑफ जेरूसलेम वाज लेफ्ट अनडिसाइडेड अंडर ओस्लो अकॉर्ड्स। आपको बताया था इजराइल अपनी कैपिटल क्या बताता है, जेरूसलेम। तो जो जेरूसलेम के बारे में, जेरूसलेम भी वेस्ट बैंक में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जेरूसलेम के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की गई थी, मतलब इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था ओस्लो अकॉर्ड में। तो ये याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेरूसलेम के बारे में ओस्लो अकॉर्ड में क्या बोला गया था। तो द क्वेश्चन ऑफ जेरूसलेम वाज लेफ्ट अनडिसाइडेड। ओस्लो अकॉर्ड के बारे में ये चीजें आपको पता होना चाहिए। मेन बात है कि किन 2 गुटों के बीच में है, वो है पैलेस्टीनियंस और इजराइल के बीच में है। ह्यूमन एटीएम की बात करते हैं, तो अभी क्या हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है। जब लॉकडाउन 1 था उस समय लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी पैसे निकालने में एटीएम से। लोग घर से बाहर नहीं निकलने चाह रहे थे और ना ही गवर्नमेंट उन्हें निकलने दे रही थी। तो क्या स्टार्ट किया गया, पोस्ट इन्फो एक ऐप है, पोस्ट इन्फो ऐप है, उसमें जाके आप लोकल जो पोस्ट ऑफिस है उन्हें बुला सकते थे, लोकल पोस्ट ऑफिस, या फिर अब लोकल पोस्ट ऑफिस का जो मेंबर होगा, पोस्टमैन होगा, उसे बुलाकर आप पैसे निकाल सकते थे उसके पास से। उसके पास क्या होगा, उसके पास एक
पोर्टेबल बायोमेट्रिक डिवाइस होगा टू मैच योर फिंगरप्रिंट, और वो आपको पैसे दे देगा। कितने? अप टू 10,000 रुपए वो आपको दे देगा। इंपॉर्टेंट बात, आपका जो अकाउंट है बैंक अकाउंट वो आधार से लिंक होना चाहिए, तब वही अकाउंट्स इस पर काम कर सकते हैं। जिनका अकाउंट आधार से लिंक है वही ये पैसे विड्रॉ कर सकते हैं पोस्टमैन की हेल्प से। तो पोस्टमैन ह्यूमन एटीएम की तरह बिहेव कर रहा था। लिमिट कितनी थी? ये रखना 10,000 थी, और बैंक का अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। तो बेनिफिट क्या हुए? हेल्प्ड स्ट्रैंडेड पीपल ड्यूरिंग कोविड-19 फोर्स्ड लॉकडाउन। तो जो लॉकडाउन लगा था कोविड-19 का, उसमें जो लोग फंसे हुए थे कहीं, उन्हें बहुत हेल्प मिली, और एल्डरली पीपल जो बाहर नहीं निकल सकते थे मेनली, उन्हें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली, और पेंशन भी लोगों के घर में पहुंच रही थी। तो ये आपको पता होना चाहिए ह्यूमन एटीएम। पोस्ट इन्फो ऐप के बारे में याद रखना है। पोस्ट इन्फो ऐप इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो पोस्ट इन्फो ऐप से आप पोस्टमैन को बुला सकते थे और अपने पैसे निकाल सकते थे। 10,000 लिमिट थी। स्पुतनिक 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ है? रशिया becomes world's first country to approve use of COVID-19 वैक्सीन। तो रशिया ने कोविड-19 की वैक्सीन बना लिया और उसे अप्रूव कर दिया है यूज करने के लिए। तो रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? वो व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलप्ड इन द कंट्री हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर यूज, और उनकी जो डॉटर है उनके ऊपर ये टेस्ट भी की गई है, उन्होंने ली भी है। जो व्लादिमीर पुतिन की डॉटर है उन्होंने ये वैक्सीन ली भी है। अब इन्होंने नाम क्या रखा है इस वैक्सीन का? वो है स्पुतनिक 5। क्या नाम है? स्पुतनिक 5। किससे इंस्पायर है? वो है स्पुतनिक। स्पुतनिक क्या था? वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट। तो जो पहली सैटेलाइट भेजी गई थी उसका नाम था स्पुतनिक। किसने भेजी थी? यूएसएसआर ने भेजी थी। उसी के नाम पर इस वैक्सीन का नाम रखा गया है, वो है स्पुतनिक 5। अब बढ़ लेते हैं बेलारूस के बारे में। अलेक्जेंड्रा लुकाशेंको री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। तो बेलारूस में ये प्रेसिडेंट है बेलारूस के, फिर से री इलेक्ट हो गए। लुका याद रखना है आपने, लुका से आपको आसानी से याद हो जाएगा। लुका बेलारूस के प्रेसिडेंट बन गए हैं फिर से। 1994 से ये बेलारूस के प्रेसिडेंट है, और जो अभी वोटिंग हुई थी उसमें 80% वोटिंग इनकी पार्टी को मिली है, और जो ओपोजिशन में थे उन्हें सिर्फ 9.9% वोटिंग मिली है। तो अभी इसी सिलसिले में बेलारूस में प्रोटेस्ट भी चल रहे थे जो ओपोजिशन पार्टी वाले थे कि अच्छे से इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया है। तो हमें क्या जानना है इसमें से? आपको याद क्या रखना है? अलेक्जेंड्रा लुकाशेंको के बारे में। तो अब देखते हैं बेलारूस के बारे में। तो देखिए बेलारूस कहां पर है? ये देखिए, ये है बेलारूस। याद क्या रखना है? क्या क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बेलारूस की बाउंड्री किन कंट्री से टच करती है? सबसे पहला पोलैंड, उससे ऊपर लिथुएनिया, उससे ऊपर लातविया, इधर क्या है? रशिया, नीचे क्या है? यूक्रेन। तो कितनी कंट्री से टच करती है इसकी बाउंड्री? 5 कंट्री, पोलैंड, लिथुएनिया, लातविया, रशिया और यूक्रेन। याद रखना है बेलारूस लैंडलॉक्ड कंट्री है और किसी भी सी से इसकी बाउंड्री टच नहीं हो रही। ऊपर कौन सा सी है? देखिए बाल्टिक सी है यहाँ पर। ये जो 3 कंट्रीज है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया, इन्हें कहते हैं बाल्टिक नेशंस। क्यों कहते हैं? बिकॉज बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी से इनकी बाउंड्री टच होती है। 3 कंट्रीज है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया। इन 3 कंट्रीज को हम बाल्टिक नेशंस कहते हैं। और नीचे कौन सा सी है? ब्लैक सी है। तो ना ही ब्लैक सी से टच होती है बेलारूस की बाउंड्री, ना ही बाल्टिक सी से। और एक क्वेश्चन इस रीजन से ये बनता है कि क्या रशिया की बाउंड्री बाल्टिक सी से टच होती है? तो आपको दिखेगा बाल्टिक सी के पास है एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया, आप सीधा मना कर दोगे। बट ये देखिए, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये बाल्टिक, ये रशिया का रीजन है। ये किसका रीजन है? रशिया का। ये रशिया का पार्ट है। तो रशिया का यहां से बाल्टिक सी से टच होती है, ऊपर से भी टच होती है वैसे यहां से भी। बट और क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या लिथुएनिया से रशिया की बाउंड्री टच होती है? यहां देखिए,
यहाँ लिथुआनिया यहाँ खत्म हो गया, बट यहाँ पर आपको लगेगा कि रशिया से लिथुआनिया की बाउंड्री टच नहीं होती, बट यहाँ पर भी रशिया का पार्ट है, तो याद रखना है लिथुआनिया की बाउंड्री रशिया से भी टच होती है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैप के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।